बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मना करने की? माँ जी, मुझे इस घर में आए पूरे 1 साल हो गए और इन 1 सालों में आपने कभी देखा है कि मैंने किसी चीज के लिए दीदी को मना किया है? लेकिन माँ जी, इस बार दीदी गलत चीज की मांग कर बैठी है और यह मांग तो उनकी पूरी नहीं हो सकती। बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम भूल गई हो, यह तुम्हारा मायका नहीं तुम्हारा ससुराल है। माँ जी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, आप मुझे समझा रही हैं। आपको जाकर दीदी को समझाना चाहिए। दीदी ने आज रसोई में कितना बवाल किया। अरे गरम गरम उबलता दूध की गंजी उठा के उन्होंने नीचे पटक दिया। अगर मैं जल गई होती या दीदी को ही कोई नुकसान पहुंच जाता तो आज क्या जवाब देते हम जिया जी को? अच्छा, तुम्हें बड़ी चिंता होने लगी दीदी की। अगर इतनी ही चिंता है तो उसे नाराज करके क्यों बैठी हो? जाकर दे दो ना जो वो मांग रही है। अरे मेरा बेटा तुम्हारे सारे शौक पूरे कर देगा, क्यों मेरी बेटी को तरसा रही हो? जाकर दे दो जो वो मांग रही है। माँ जी, अगर ये अपनी पत्नी के सारे शौक पूरे करवा सकते हैं तो फिर अपनी बहन के क्यों नहीं? अपनी बहन को भी वह सारी चीजें लाकर दे देंगे जो वो चाहती है। मैं आज कह दूंगी इनसे। कह दूंगी से क्या मतलब है तुम्हारा? वह मेरा बेटा है और मेरे बेटे से कोई बात कहने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सब फालतू की बात छोड़ो। मेरी बेटी ने तुमसे जो मांगा है तुम जाकर उसे दे दो। वो बहुत रो रही है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी, आप अपनी बेटी को जाकर समझाइए ना। अभी भी आप मुझे ही समझा रही हैं। एक तो वो मुझे कितनी उल्टी सीधी गालियां दे रही थी, वह भूल गई थी कि मैं उनकी भाभी हूँ। अरे शुक्र करो बहू कि उसने सिर्फ गालियां ही दी। अगर उसने हाथ उठा दिया होता तो? हाथ उठा देती? क्या मतलब माँ जी? क्या वो अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा देती? हाँ, मेरी बेटी कुछ भी कर सकती है क्योंकि वह बहुत लाड प्यार में पली बढ़ी है। उसे किसी भी चीज में ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अपना आपा खो बैठती है। अच्छा, तो कल को आपकी बेटी आपके दामाद के ऊपर भी हाथ उठा सकती है। बेकार की बातें मत करो। क्यों बेकार की बातें माँ जी? जब अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा सकती है तो अपने पति के ऊपर भी तो हाथ उठा सकती होगी ना। और देखिए माँ जी, मैं सब कुछ दे सकती हूँ और आज तक तो दिया ही है मैंने उन्हें, लेकिन वह साड़ी तो मैं दीदी को नहीं दूंगी क्योंकि वह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अरे बहू, मेरी बेटी का मन रखने के लिए तुम वो साड़ी दे दो ना उसे। 2-4 बार पहन लेगी, उसका मन भर जाएगा तो वह साड़ी वो तुम्हें वापस कर देगी। मन रखने के लिए क्या मतलब माँ जी? दीदी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो हर बार उनका मन रखने के लिए मैं कोई ना कोई चीज उन्हें देती रहूं। मैंने दीदी का बहुत मन रख लिया, लेकिन अब दीदी की बारी है। दीदी को मन मारकर रहना सीखना ही होगा और ये आपकी जिम्मेदारी है माँ जी कि आप दीदी को सिखाओ कि कभी कभी मन मार के भी जीना पड़ता है। हमेशा मन का करना ठीक नहीं होता। देखो बहू, ये बेकार की बहस नहीं करनी है मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकती हूँ। जब से आई हूँ तब से बस इनकी यही धमकियाँ सुन रही हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया। अरे तुम्हारी बेटी को कुछ होता क्यों नहीं? कुसुम और नीलेश की शादी को लगभग 1 साल हो गए। जब कुसुम 15 साल की थी तभी कुसुम की माँ का देहांत हो गया था। कुसुम की माता के स्वर्गवास के बाद कुसुम के पिता ने कुसुम को बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और नीलेश के साथ धूमधाम से उसकी शादी की। विदाई के वक्त कुसुम के पिता ने कुसुम की माँ की एक साड़ी कुसुम को यह कहते हुए दिया था कि इस साड़ी के साथ उसके माता पिता का आशीर्वाद सदा उसके पास ही रहेगा। और कुसुम की शादी के 6 महीने बाद ही एक बीमारी के चलते कुसुम के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। अब कुसुम के पास अपने माता पिता की आखिरी निशानी के रूप में सिर्फ वह साड़ी ही थी, जिसे कुसुम सिर्फ साड़ी ना समझकर अपने परिवार की धरोहर समझती थी। लेकिन कुसुम की नंद कुसुम को कभी खुश नहीं देख सकती थी। कुसुम की नंद की शादी हो चुकी थी, लेकिन वह महीने में हर 15 दिन अपने मायके में ही पड़ी रहती थी। कुसुम की ननद हमेशा ताक लगाए ही बैठी रहती थी कि कुसुम को कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्यारी है। कुसुम की ननद रागिनी को जब भी यह बात मालूम चलती कि उसकी भाभी को कोई चीज बहुत प्यारी है तो वह जानबूझकर उसी चीज को अपनी भाभी से मांग लिया करती थी। रागिनी ने जो कुछ भी कुसुम से मांगा, कुसुम ने हंसते हंसते बहुत ही प्यार से अपनी ननद को सौंप दिया। लेकिन आज बात कुसुम के माता पिता की आखिरी निशानी उस साड़ी की थी जिसके लिए कुसुम किसी से भी लड़ सकती थी, लेकिन वह साड़ी किसी को भी नहीं देना चाहती थी। बस इसी बात का बवाल आज कुसुम के ससुराल में मचा हुआ था। रागिनी, जाने देना बेटा, मैं तुझे उससे अच्छी साड़ी दिलवा दूंगी। नहीं माँ, मुझे तो वही साड़ी चाहिए। क्या इस घर में मेरी इतनी इज्जत रह गई है कि मेरी सगी भाभी मुझे एक साड़ी के लिए मना कर दे, मुझे एक साड़ी के लिए तरसा दे? क्या भाभी ऐसी होती है माँ? अरे रागिनी बेटा, ऐसी बात क्यों कर रही है? यह पूरा का पूरा घर तेरा है बेटा। रहने दो माँ, मुझे समझ में आ गया है अब इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तभी तो भाभी ने मेरे मुंह पर मेरे सामने आकर कह दिया कि वो साड़ी मुझे नहीं देंगी वो। और आप क्या कर पाई? कुछ नहीं कर पाई। चुपचाप आप तमाशा देखते रही। आप अपनी बहू से यह तक नहीं कह पाई कि वह साड़ी उसे उसकी ननद को देना ही होगा। मुझे तो लगता है कि मेरे साथ साथ ना अब
आपकी भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है इस घर में। तभी तो आपकी बहू आपकी बात ना मानकर अपने जिद पर अड़ी है। अरे मेरा क्या है माँ, मुझे तो अपनी चिंता नहीं है। मैं तो ससुराल वाली हूँ, मन मार कर जैसे तैसे रो धोकर जी ही लूंगी। लेकिन आप कहाँ जाएंगी? आपका क्या होगा? सच बताऊँ माँ, मुझे उस साड़ी की कोई खास जरूरत नहीं है। कोई बहुत यूनिक डिजाइन की साड़ी है नहीं, वो है तो पुरानी डिजाइन की साड़ी। लेकिन मैं सिर्फ भाभी से हाँ कहलवाना चाहती थी, इसीलिए उस साड़ी के पीछे पड़ी थी। अगर भाभी ने हाँ नहीं कहा, हमारी बात भाभी ने नहीं मानी ना माँ, तो समझ जाना कि जिंदगी भर इस घर में आपकी नहीं चलने वाली है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको और पापा को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी वृद्धा आश्रम में जाकर रहना पड़ेगा। मैं वो साड़ी अपने लिए नहीं मांग रही थी माँ, मैं तो बस भाभी की अकड़ तोड़ रही थी। भाभी को हाँ कहलवाना चाहती थी, ताकि जब भी भविष्य में आप भाभी को किसी काम के लिए कहो या भाभी से किसी चीज की मांग करो तो भाभी के अंदर ना कहने की हिम्मत ना बचे। लेकिन देख लिया मैंने, आप कुछ नहीं कर सकती। आप भाभी के इशारे पर नाचेंगी और जिस दिन भाभी नचाना बंद कर देंगी उस दिन आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वृद्ध आश्रम चली जाएंगी। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो ससुराल वाली हूँ, चली जाऊंगी अपने ससुराल। अच्छा हुआ जी जो आप चले आए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। एक तरफ बहू है जो जिद पर अड़ गई है कि वह साड़ी अपनी ननद को नहीं देगी, और इधर आपकी गुड़िया है जो जिद पर बैठी है कि वह साड़ी अपनी भाभी से लेकर ही रहेगी। पापा, कम से कम आप तो मुझे समझ ही रहे होंगे ना कि मैं उस साड़ी के लिए क्यों जिद कर रही हूँ। बात सिर्फ एक साड़ी की नहीं है पापा, बात भाभी की जिद की है, बात भाभी की मनमानी की है कि भाभी अपनी मनमानी कर रही है, सास की बात टाल रही है, ननद की बात टाल रही है। और मुझे लगता है कि आप भी कुछ कहेंगे ना भाभी से तो वह आपकी भी बात टाल देंगी। नहीं, वह तेरे पापा की बात तो नहीं टाल सकती, लेकिन एक साड़ी के लिए तेरे पापा को जाकर बहू को कहना अच्छा लगेगा क्या? माँ 100% बोल रही हूँ, अगर पापा भी जाकर भाभी से वो साड़ी देने के लिए कहेंगे ना तो भाभी पापा को भी ना कह देगी, क्योंकि आज मैंने भाभी का ताव देख लिया। नहीं नहीं बेटा, तेरी भाभी मुझे मना नहीं कर सकती। रुक जा, मैं जाकर कह देता हूँ कि रागिनी को जो भी चाहिए वह दे दे उसे खुशी खुशी। मैं गारंटी देती हूँ माँ कि भाभी पापा को भी ना कह देगी। अगर कुसुम ने तेरे पापा से मना किया ना तो सच कह रही हूँ, मुझसे बुरा कोई ना होगा। रागिनी कुछ नहीं कर सकती माँ, आप कुछ नहीं कर सकती। देख लेना मैं क्या करूँगी। चलो तो चलकर देखते हैं कि भाभी पापा से हाँ कहती है या ना। अरे कुसुम बेटा। जी पापा जी। कुसुम बेटा, रागिनी जो भी तुमसे मांग रही है तुम रागिनी को दे दो, उसके बदले मैं उसे अच्छी चीज लाकर दे दूंगा तुम्हें। सॉरी पापा जी, लेकिन मैंने रागिनी दीदी को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन इस बार रागिनी दीदी गलत चीजों के लिए जिद कर बैठी है। रागिनी दीदी मुझसे मेरी माँ की आखिरी निशानी मांग रही है। आप ही बताइए ना, मेरे पास उस साड़ी के अलावा और कोई भी निशानी नहीं है माँ की। फिर बताइए मैं वो कैसे दे सकती हूँ रागिनी दीदी को? इसलिए माफ कीजिए पापा जी, इस बार मैं रागिनी दीदी की जिद पूरी नहीं कर सकती। सुन लिया आपने? अरे इसने आपकी जरा भी इज्जत न रखी जो आपके मुंह पर इसने मना कर दिया। अरे भाग्यवान, समझने की कोशिश करो। अरे उस साड़ी से बहू की भावनाएं जुड़ी हुई है, अगर बहू नहीं देना चाहती तो हमें ही अपनी बेटी को समझाना चाहिए। अरे मरने वाला तो मर गया, फिर भावनाओं का क्या अचार डालेंगे? अब माँ तो चली गई ना, और साड़ी में ऐसी कौन सी यादें हैं? अगर साड़ी आप रागिनी को दे देगी तो क्या अपने माँ को भूल जाएगी या अपने दिल से अपनी माँ की यादें मिटा देगी? अरे इसकी माँ तो मर गई, लेकिन इसकी माँ ने अपने पीछे हमारे लिए बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। माँ जी, आप मेरी माँ के लिए कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रही हूँ? अरे जो जिंदा है उसके तो अरमान पूरे करो, मरने वाले के पीछे कोई मर जाता है क्या? जो तुम बस माँ 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 की आखिरी निशानी यही लगा कर रखी हो। अरे जो जिंदा है उसकी खुशी के बारे में सोचो। अरे भाग्यवान, जाने दो ना। क्या जाने दूँ जी, क्या जाने दूँ? आज साड़ी के लिए ये अपने सास ससुर को मुंह पर मना कर रही है, इसका मतलब इसके लिए हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सड़ी सी साड़ी के लिए ये हमें मना कर रही है। माँ जी, अगर वो साड़ी सड़ी सी है तो अपनी बेटी को अच्छी साड़ी दिलवा दीजिए ना, क्यों मेरी साड़ी के पीछे पड़ी हैं आप? देख लिया माँ, देख लिया आपने, कहा था मैंने कि यह ना आपकी इज्जत करती है और ना ही पापा की इज्जत करती है। यह तो अपनी मनमानी ही करती है और आगे भी ऐसा ही करेंगी। दीदी शर्म आनी चाहिए आपको, जो आप अपने माता पिता के लिए ऐसी बातें कर रही हैं। अरे एक साड़ी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हैं आप? ऐसे तो आपने मेरी अच्छी से अच्छी चीजें ले ली, मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन एक साड़ी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं आप मेरी। भाभी आवाज नीचे, भूलो मत इस समय तुम मेरे घर में खड़ी हो। क्या मतलब आपके घर में खड़ी हूँ? अरे ये मेरा ससुराल है और आप मुझे ऐसे दबा नहीं सकती। अरे बस करो बेटा, जाने दो। नहीं पापा, अब तो आर या पार की बात हो गई है,
या तो भाभी को वो साड़ी मुझे देनी होगी या भाभी को इस घर को छोड़कर जाना होगा। अगर भाभी ने ऐसा नहीं किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से रिश्ता तोड़ दूंगी। रागिनी, ये कैसे बच्चों जैसे जिद कर रही हो बेटा? जिद मैं नहीं पापा, आपकी बहू कर रही है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर इसने 1 घंटे के अंदर मेरी बात नहीं मानी ना तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, क्योंकि यह बात मेरे आत्मसम्मान की है। रागिनी, रागिनी बेटा, रागिनी रुको बेटा। देखा पापा जी, आपने, मैं कब से न कहती थी कि आप दीदी को रोकिए। दीदी हर चीज के लिए जिद करती है, अच्छी बात नहीं है पापा जी। और आज तो दीदी ने हद ही कर दी। दीदी ने मुझे धमकी दे डाली। अब बताइए ना, अगर मैं अपनी कोई चीज नहीं देना चाहती तो इसमें कैसे जोर जबरदस्ती है? बहू, मैंने कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की, किसी चीज के लिए डर डपट नहीं किया, लेकिन आज बात मेरी बेटी की जान पर बनाई है। अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज तुम्हारी एक साड़ी के चक्कर में अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो रागिनी, रागिनी बेटा, ये अजीब दादागिरी है इन लोगों की। अब तो यह दीदी सीधा मुझे ब्लैकमेल करने लगी। हे भगवान, लेकिन इस सन की लड़की ने उल्टा सीधा कुछ कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी अभी घर पर नहीं है। अगर ये आ जाते तो शायद बात बन जाती। मैं ही जाकर देखती हूँ, कहीं रागिनी दीदी ने सच में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया। आज रागिनी अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी। रागिनी की ऐसी हरकत देखकर कुसुम अंदर से डर जाती है और वह भागते हुए रागिनी के कमरे की ओर जाती है। रागिनी, रागिनी बेटा, रागिनी बेटा दरवाजा खोलो। रागिनी बेटा, रागिनी बेटा दरवाजा खोलो। आज तो भाभी की अकल ठिकाने लगा कर रखूंगी। अरे इसे क्या लगता है कि इसकी सड़ी साड़ी के पीछे मैं मर जाऊंगी? यह तो मैंने सब कुछ ड्रामा किया है। कोई मैं अपनी जान दे दूंगी? मैं इतनी पागल हूँ क्या? चाहे जो कुछ भी करना पड़े मुझे, लेकिन भाभी से तो वो साड़ी निकलवा कर रहूंगी मैं। और भाभी का ये घमंड तोड़ कर रहूंगी कि भाभी इस घर में अपनी मनमर्जी कर सकती है। इस घर में हमेशा मेरी चलते आई है और आगे भी मेरी ही चलेगी। रागिनी, रागिनी बेटा, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें वो साड़ी दिलवा दूंगा। मैंने तुम्हारी भाभी से बात कर ली है। खोलो बेटा, खोलो बेटा। देखो तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम है। दरवाजा खोलो बेटा। ये हुई ना बात। आखिर मम्मी पापा डर गए। अब भाभी से कैसे भी साड़ी निकलवा ही लेंगे। चलकर दरवाजा खोल देती हूँ। रागिनी, रागिनी मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रागिनी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? बेटा, ऐसी गलती भूल कभी मत करना। तुम हमारी इकलौती बेटी हो। हमने तुम्हें बहुत ही लाड प्यार से पाला पोसा है। तुम ऐसा कभी मत करना बेटा। आज तेरी सड़ी हुई साड़ी के चक्कर में मेरी बेटी अपनी जान दे देती। गलती तो सारी रागिनी की ही थी, लेकिन रागिनी के माता पिता रागिनी को समझाने की बजाय आज कुसुम के ऊपर शारदा जी ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। लेकिन जैसे ही शारदा जी ने अपनी बहू को थप्पड़ मारा, वही उसी वक्त शारदा जी का बेटा विवेक आ जाता है। माँ, ये क्या तरीका है? आपने कुसुम के ऊपर हाथ उठाया? हाँ, मैंने हाथ उठाया। आज इसकी वजह से तेरी बहन अपनी जान देने चली थी। अगर आज रागिनी को कुछ हो गया होता तो? लेकिन माँ, कुसुम की गलती क्या है? अरे इसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से रागिनी जान देने चली थी? बस बहुत हो गया। अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। मैं जा रही हूँ। तो कुसुम पहले मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? कुसुम, अरे उससे क्या पूछ रहा है? मैं बताती हूँ तुझे आखिर क्या बात है। मैं आपसे भी आकर पूछूंगा माँ, लेकिन पहले मैं कुसुम से जानना चाहता हूँ। विवेक तो शुरू से ही अपनी माँ और बहन की हरकतों से वाकिफ था, इसलिए वह सारी बात कुसुम से जानना चाहता था। इसलिए वह कुसुम के पीछे पीछे अपने कमरे तक गया और कुसुम से उसने सारी बातें पूछी। कुसुम, नहीं जी, मुझे माफ कर दो। अगर आप भी मुझे ये साड़ी दीदी को देने के लिए कहेंगे तो मैं ये साड़ी दीदी को नहीं दूंगी, क्योंकि इस साड़ी में मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। वह तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन ये साड़ी हमेशा मुझे उनकी याद दिलाती रहती है। ऐसा लगता है जैसे उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं ये साड़ी दीदी को नहीं दूंगी। नहीं दोगी? कैसे नहीं दोगी? बहू, अगर इस घर में रहना है ना तो चुपचाप मेरी बेटी से चलकर माफी मांग लो और ये साड़ी खुशी खुशी मेरी बेटी को दे दो, क्योंकि ये घर मेरा और मेरी बेटी का है। मेरे ही घर में रहकर तुम मेरी बेटी को उसकी मनपसंद चीज देने से इनकार नहीं कर सकती। आज तुम्हारी वजह से उसे कुछ हो गया होता तो इस घर में आई कोई भी चीज पर मेरी बेटी का अधिकार है। ठीक है माँ, अगर इस घर में आपका और दीदी का ही अधिकार है तो अपना घर अपने पास रखो, अपनी बेटी भी अपने पास रखो। मैं अपनी पत्नी के साथ यह घर छोड़कर चला जाता हूँ। मुझे लगता है
कि जब मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा ना, तभी मेरी पत्नी की चीजें उसके पास सुरक्षित रहेंगी। जब से कुसुम इस घर में बहू बनकर आई है, तब से मैं देख रहा हूँ, इसकी कोई भी मनपसंद चीज होती है वह दीदी ले लेती है। फिर भी यह बेचारी मुस्कुराते हुए अपना सारा सामान दीदी को दे देती है। लेकिन इस बार अगर यह अपने माता पिता की निशानी नहीं देना चाहती, तो आप इतना प्रेशर क्यों बना रही हैं? वाह बेटा, आज तेरे मुंह में भी जबान आ गई। लगता है इस कलमुही ने तुझे कोई ना कोई मंत्र फूंक दिया होगा, तभी आज तू पहली बार अपनी माँ के सामने खड़े होकर अपनी माँ के खिलाफ बात कर रहा है। माँ, आज बात ही ऐसी है कि मुझे आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। माँ, ये मत भूलो कि आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू है। एक बात बताइए माँ, कल को आपके दिए हुए उपहार दीदी से दीदी की नंद आकर छीन लेगी तो दीदी को कैसा लगेगा? ये बता, तू तो ऑफिस गया था ना, तू अचानक कैसे घर आ गया? जरूर इसी ने तुझे फोन करके बताया होगा और घर में आग लगाई होगी। नहीं माँ, मुझे कुसुम का फोन नहीं आया, बल्कि मैं तो ऑफिस का एक जरूरी फाइल भूल गया था, इसलिए मुझे वापस घर आना पड़ा। और अच्छा ही हुआ जो मैं आज वापस घर आ गया, कम से कम देख तो लिया कि आप लोग मेरी पत्नी के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। एक बात कहूँ माँ, जब आपका बुढ़ापा आएगा ना, तो आप अपनी बेटी के साथ नहीं बल्कि अपनी बहू के साथ रहेंगी। एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी आपको अपने ससुराल में रखकर आपकी सेवा कर सकती है, या फिर यह घर आपकी सेवा कर सकता है? माँ, एक दिन ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह से अकेली पड़ जाएं, दूर दूर तक आपके आसपास कोई भी ना हो। आप बार बार इस घर की धमकी देती हैं माँ, लेकिन ये भूल गई हैं कि कुसुम का भी तो अपना एक घर है जो उसके माता पिता के देहांत के बाद बंद पड़ा हुआ है। हम चाहे तो हम आज के आज जाकर उस घर में रहना शुरू कर सकते हैं। आपको अपने इस घर का कितना घमंड है माँ, जबकि इस घर में तो अभी सबका हिस्सा है, लेकिन मेरी पत्नी के पास भी तो अपना खुद का एक बड़ा सा घर है। लेकिन क्या उसने कभी अपने घर का घमंड दिखाया है आपको? आप और दीदी हमेशा कुसुम को नीचे दिखाते आए हैं, कुसुम का दिल दुखाया है, लेकिन वह बेचारी चुपचाप आप लोगों के सारे अत्याचार सहते रही। अगर वह चाहती तो अपने खुद के घर में जाकर आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर रह सकती थी। अब तो फैसला होगा माँ, क्योंकि यह सब तमाशा बहुत हो गया। मैं घर में रोज रोज का यह कलेश बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब फैसला कर ही लो कि हम लोग इस घर में रहेंगे या नहीं। अरे बेटा, इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितना तू गुस्सा कर रहा है। ये बेकार में गुस्सा करना छोड़। अब तेरी दीदी को तो तू जानता ही है ना बेटा, कोई भी चीज उसे पसंद आ जाती है तो वो उसे लिए बिना मानती नहीं है। मैं तो बहू को बस इतना ही समझा रही थी कि यह साड़ी मेरी बेटी को दे दो, जब उसका मन भर जाएगा तो वह बहू को वापस कर देगी। लेकिन बहू का मन नहीं है तो ठीक है, रहने दो, मैं अपनी बिटिया को ही समझा लूंगी। ठीक है बेटा, मैं कोई जिद नहीं करती, लेकिन अब तुम्हारी दीदी को ना तुम ही संभालो। हाँ माँ, इतने सालों से तो मैं देख ही रहा हूँ कि दीदी किस किस चीज पर नाराज हो जाती है। अरे बात चाहे कुछ भी हो, दीदी को तो नाराज होना ही है, तो मुझे लगता है कि दीदी को तो नाराज होने ही दो। वाह भाई, अब तू भी पत्नी के पक्ष में बोलने लगा। अरे क्यों ना बोलूं मैं अपने पत्नी के पक्ष में। जब आप यहाँ आकर माँ को अपने ससुराल की कहानियां सुनाते हैं, कहते हैं कि आपकी सास आपको ताना मार देती है, तो जीजा जी तुरंत आपका पक्ष ले लेते हैं। तो जीजा जी का पक्ष लेना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी तो अपनी पत्नी का पक्ष लूंगा ना। उनकी बात अलग है। क्यों क्यों अलग है? वो इंसान नहीं है या फिर हम लोग इंसान नहीं है? अरे भाई, तू बेकार में तमाशा कर रहा है। मैंने भाभी से एक साड़ी ही तो मांगी है ना, और वैसे भी मैं इकलौती ननद हूँ, तो भाभी का तो इतना अधिकार है ही कि वो मुझे मेरी पसंद की कोई चीज दे सके। अच्छा, अगर आप एक लौती ननद है तो आपकी भाभी भी तो आपकी एक लौती भाभी है ना, तो क्या ननद का कोई फर्ज नहीं होता? एक काम कीजिए ना, आपने गले में जो ये सुंदर सा चौड़ा सा नेकलेस पहन रखा है, उसे आप मेरी पत्नी को दे दीजिए उतार कर, वह भी तो आपकी एक लौती भाभी है। भैया, उस सड़ी सी साड़ी की तुलना मेरे नेकलेस से कर रहे हैं? यह नेकलेस बहुत महंगा है। वाह दीदी, आपको नेकलेस की कीमत पता है तो आपको यह महंगा लग रहा है, लेकिन मेरी पत्नी की भावनाओं का कोई मोल नहीं है क्या? वाह दीदी, जिस साड़ी को आप सड़ी हुई साड़ी कह रही हैं, उसी साड़ी के पीछे आप पूरे 1 साल से भिड़ी हैं। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर मेरी पत्नी अपना कोई सामान आपको नहीं देना चाहती है तो आप सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेती? ऐसे तूफान क्यों खड़ा कर रही हैं घर में? और ये मरने मारने के दिखावे किसको दिखा रही हैं आप? अगर मरने मारने का इतना ही शौक है ना दीदी, तो आप अपने ससुराल में जाकर ये ड्रामा कीजिए, यहाँ बेकार में हम लोगों को मत फंसाइए। ड्रामा? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। अरे रहने दो दीदी, बचपन से देखता आया हूँ, जब भी आपको आपके पसंद की कोई चीज नहीं मिलती तो मम्मी पापा को ऐसे ही ब्लैकमेल करते रहे हो आप कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन आज तक मरे तो नहीं। अरे बस कीजिए जी, कुछ ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तू चाहता है कि मैं मर जाऊं? अरे दीदी, मैं क्यों चाहूंगा कि आप मर जाओ? वो तो आप ही बार बार मरने की बात करते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखा माँ, देखा अपने भैया को। अब मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी, यहाँ से चली जाऊंगी अपने ससुराल, और कभी लौट कर नहीं आऊंगी यहाँ। जब मेरे भाई भाभी मुझे पसंद ही नहीं करते तो यहाँ किसके लिए आऊंगी मैं अपने मायके कभी नहीं आऊंगी माँ।
मेरा कोई सम्मान ही नहीं है यहाँ। दीदी, हमने कभी भी इस घर के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं किए और ना ही कभी कर सकते हैं। हमने तो आज पहली बार आपके एक गलत जिद को मानने से इनकार किया है। आप चाहे तो जितने दिन आपका दिल चाहे आप पूरे अधिकार के साथ अपने मायके में रह सकती हैं, कभी भी अपनी मर्जी से आ सकती हैं, जा सकती हैं। इस घर में आपका पूरा अधिकार है। लेकिन आप अपना व्यवहार तो कम से कम ऐसा बनाकर रखिए कि दोबारा आते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। बहुत अच्छा हुआ जी जो आप सही समय पर आ गए और आकर आपने मेरा इतना साथ दिया। आपने मुझे अकेला नहीं होने दिया। अरे कुसुम, रो मत। अरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है तो क्या मैं तुम्हें अकेला होने दूंगा? मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें कभी भी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और जहाँ तुम सही रहोगी वहाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे होते हुए तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। ठीक है, जाओ तुम जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। मैं भी जाकर बाहर का ड्रामा देखता हूँ कि दीदी ने अब कौन सा ड्रामा मचा के रखा है बाहर। रुको रागिनी, सुनो बेटा। अब क्या सुनो माँ, क्या सुनने को रह गया है? मानती हूँ बेटा कि बहू ने तुम्हें इनकार करके ठीक नहीं किया, तुम्हारा दिल दुखाया। लेकिन अगर तुम इस तरह से आज अपने मायके से चली गई तो क्या दोबारा तुम्हें अपने मायके आने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? कहीं ऐसा ना हो बेटा कि सिर्फ एक साड़ी के चक्कर में तुम्हारा मायका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसीलिए आज ऐसे गुस्से में घर छोड़कर मत जाओ, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत साबित होता है। जब बाद में दिमाग तुम्हारा ठंडा हो जाएगा तो तुम्हें खुद पछतावा होगा। कुसुम जैसी भी हो बेटा, है तो तुम्हारी भाभी ना, और उसने सच में तुम्हें आज तक किसी चीज के लिए मना नहीं किया। क्या कुसुम हम लोगों के बारे में इतना सोचती है तो थोड़ा सा हम लोगों को कुसुम के बारे में नहीं सोचना चाहिए? बेचारी कुसुम अपने माता पिता की आखिरी निशानी को अपने पास रखना चाहती है, तो इसमें हर्ज क्या है? हमें कुसुम की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए बेटा। इसलिए गुस्सा थूक दो और चलकर अपने कमरे में आराम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी ही है बेटा। हाँ माँ, मुझे लगता है कि आप ठीक कह रही हैं। अगर मैं आज गुस्से से चली जाऊंगी तो दोबारा किस मुंह से मैं अपने मायके में आऊंगी, और सच में एक साड़ी के चक्कर में मेरा मायका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे दीदी, क्या हुआ? जाते जाते रुक क्यों गई? क्या मैं आपका सामान बाहर गाड़ी तक छोड़ कर आऊं? विवेक, मैं उसे समझा रही हूँ और तू उसे चिढ़ा रहा है। अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। लाइए दीदी, आपका सामान मैं आपके कमरे तक रखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच मम्मी, जो आज आपने 2 घरों को टूटने से बचा लिया और सही समय में आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। विवेक बेटा, तू इस घर में उम्र में सबसे छोटा है, लेकिन बातें सबसे ज्यादा समझदारी वाले करता है। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए बेटा तुझे, जो तूने हमें हमारी गलती का एहसास करवाया। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।